Welcome to class and test, and in this topic here I am going to explain transpiration and transport of mineral nutrients. मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है यह देखने जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इट इज ऑलरेडी नोन दैट प्लांट्स डोंट यूटिलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट्स जितना लेता है वाटर सॉइल से उन सारे वाटर्स का यूज नहीं करता है, एब्जॉर्ब्ड बाय देम। आउट ऑफ टोटल 100% ऑफ वाटर ओनली 5 to 10% यूटिलाइज्ड। जितना भी प्लांट वाटर इंटेक करता है उसका मात्र 5 से 10% का ही प्लांट उपयोग करता है और 90 से 95% वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना, वो बाहर निकाल देता है और मात्र 5 से 10% का यूज करता है। रेस्ट 90 to 95% of water is lost through transpiration from the aerial parts of plants। किस पार्ट से? एरियल पार्ट से। मेनली फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में। और जब भी ये होता है तो किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, है ना। ये क्या हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म, किस फॉर्म में? तो वेपर फॉर्म में। फ्रॉम द एरियल पोर्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स के एरियल पोर्शंस से इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, उसे ही हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वह एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स में होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं, और यह स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होता है मोस्टली प्लांट्स के लीव्स में रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्टोमाटा। इस स्टोमाटा के द्वारा ही जनरली ट्रांसपिरेशन होते हैं। और as the process of transpiration occurs through stomata, it is also known as stomatal transpiration। और जो ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा से होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन है, कौन सा ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, उस हिसाब से 4 भाग में ट्रांसपिरेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वन है आपका क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, सेकंड है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, थर्ड है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ है ट्रांसपिरेशन थ्रू बार्क, ट्रांसपिरेशन बार्क के माध्यम से। अब सबसे पहला तो आप देख लीजिए क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय ए नॉन-सेलुलर वॉक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, जैसे कि लीव्स होता है, वो एक बाहर से एक वॉक्सी लेयर, ठीक है ना, कैसा? नॉन सेलुलर वॉक्सी लेयर। ये ध्यान देने का चीज है कि कैसा है, तो नॉन सेलुलर वॉक्सी लेयर से वो क्या रहता है? कवर्ड रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है ना, ऊपर से आपको एक लेयर चढ़ा रहता है। जैसे घर में आपका प्लास्टर हो गया तो आप पेंट करवाते हैं, तो वो पेंट जो है ना, दैट पेंट इज जस्ट लाइक क्यूटिकल। तो उसी तरह से एरियल पार्ट भी जो होते हैं प्लांट के, वो आपको एक नॉन सेलुलर वॉक्सी लेयर क्यूटिकल से कवर्ड रहते हैं। दीज आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स। और ये लीव्स के एपिडर्मल सेल्स के नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिलो द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स एंड हर्बेसियस स्टेम्स, और हर्बेसियस स्टेम में देयर अकर अप टू 10% वाटर लॉस थ्रू द क्यूटिकल एंड दिस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, ठीक है ना, 10% वाटर लॉस जो होता है, टोटल ट्रांसपिरेशन का 10% जो है वह क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इस क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन होता है। और वैसे ट्रांसपिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट जो ट्रांसपिरेशन है वो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। जो आपको पेड़ होते हैं, उस पेड़ के तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्र को हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स। ओके, और वही से हो गया लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स से होता है उसे हम लोग कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स आर लूजली अरेंज्ड एपिडर्मल सेल्स, या लूजली अरेंज्ड एपिडर्मल सेल्स होता है। ये आप ध्यान देंगे, लेंटिसेल्स क्या होता है? लूजली अरेंज्ड एपिडर्मल सेल्स इन द ओल्ड वुडी स्टेम्स, और यह पुराने वुडी स्टेम्स में पाए जाते हैं। ओके, तो लेंटिसेल्स क्या होता है ये आपको मालूम हो गया। दीज आर मींट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द वुडी प्लांट्स।
वुडी प्लांट्स के पुराने वाले भाग से गैस के एक्सचेंज के लिए लेंटिसेल्स का उपयोग होता है। And transpiration through these structure accounts less than 1% of total water loss of plant। और इसके थ्रू इस लेंटिसेल्स के थ्रू जिसके थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होता है उसी के थ्रू आपको 1% से भी कम टोटल वाटर लॉस होता है प्लांट का। यानी 1% से भी कम आपको ट्रांसपिरेशन करता है कौन? लेंटिसुलर। यानी 100% का सिर्फ 1% जो है वह होता क्या है? लेंटिसुलर से। थर्ड जो है वह है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन जो होते हैं प्लांट्स के द्वारा वो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा से होते हैं। मोर देन 90% से ऊपर टोटल लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा ओनली। ये जो पत्तियों में जो स्टोमाटा पाए जाते हैं सभी जगह भरे रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं। ठीक है ना। अगर इसको देखा गया माइक्रोस्कोप में तो बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं। और अगर इसे आप देखिए तो अपर लीफ सेल है, लोअर लीफ सेल है, तो लोअर लीफ सेल में नीचे में ये इस तरह से छिद्र रहते हैं स्टोमाटा। ओके, तो मोर देन 90% जो वाटर का लॉस होता है वो किससे होता है? स्टोमाटा से। इसीलिए इसे कहते हैं स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। और हम कहते हैं कि मोस्टली ट्रांसपिरेशन जो है वो किससे होता है? स्टोमाटा से। ट्रांसपिरेशन थ्रू बार्क, नाम मात्र का ट्रांसपिरेशन बार्क के थ्रू भी होता है। इट अकर्स थ्रू कॉर्की कवरिंग ऑफ स्टेम। स्टेम का जो बार्क होता है ना उससे भी होता है नाम मात्र का। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, क्योंकि स्टोमाटा ही जो है वह मेन रोल निभाता है किसमें? ट्रांसपिरेशन में। मोर देन 90%, यानी कहने का अर्थ है कि मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन जो होता है ना वो स्टोमाटा से ही होता है। और द स्टोमाटा पोर कंसिस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। और ये जो स्टोमाटा में क्या होता है ना, बीच में पोर होता है। ये देखिए ये स्टोमाटा है बीच में, ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है ना जिसे मैं ये ब्लू कलर से रंग रहा हूं, दिस इज द स्टोमाटा पोर। यही स्टोमाटा है। क्लियर है। और ये जो स्टोमाटा का जो पोर है ये आपको एक गार्ड सेल से, क्या है ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ये गार्ड सेल्स, एक इधर होता है और एक गार्ड सेल्स इधर रहता है। 2 गार्ड सेल्स यानी 2 बीज रहते हैं इस तरह के। और इससे क्या रहते हैं, कैसे बीज रहते हैं? बीन शेप्ड, 2 बीन शेप्ड सेल्स गार्ड सेल्स। एक ये हो गया गार्ड सेल और दूसरा गार्ड सेल ये हो गया 1 and 2 गार्ड सेल्स। बोथ सेल्स आर सराउंडेड बाय मेनी एसेसरी सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। और ये दोनों जो गार्ड सेल्स जो होते हैं ना ये बहुत सारे एपिडर्मिस सेल से ये क्या रहते हैं ना, सराउंडेड रहते हैं। तो 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे से क्या रहेंगे, चारों तरफ आपको ये सराउंडेड रहते हैं जो कि एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। ओके। और ईच स्टोमा लीड्स इनटू एयर स्पेस कॉल्ड स्टोमेटल कैविटी। और प्रत्येक स्टोमा जो है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, STOMA, स्टोमा सिंगुलर हो गया। और स्टोमा का प्लूरल होता है स्टोमाटा। ये भी बड़ा बढ़िया है। स्टोमा क्या है? सिंगुलर है। और स्टोमा का प्लूरल क्या होता है? स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटल कैविटी जो है ये बीच में कैविटी रहते हैं जहां की एयर स्पेस रहते हैं। Cellulose microfibrils are oriented in guard cells rapidly rather than longitudinally in order to prevent the guard cells from swelling and help in opening of stomata easily। और ये जो guard cells है इसमें क्या रहते हैं? सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स रहते हैं ताकि इसे खोलने और बंद करने में आसानी रहे। नल को जैसे खोलते हैं और बंद करते हैं ना वैसे ही ये खुलता और बंद होता है। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक। और इसका जो इनर वॉल होता है गार्ड सेल्स का जो अंदरूनी वाल है, ये जो देख रहे हो अंदर वाला वाल, ये मोटा होता है, थिक होता है ताकि ये से फिर फैलाया जा सके, है ना। और ये फैलेगा बाहर की तरफ तो खुल जाएगा। और थिक एंड इलास्टिक, थिक होता है और इलास्टिक इन नेचर, व्हाइल आउटर वॉल्स आर थिन। और ये बाहर की तरफ जो वाल होता है ये पतला होता है, इसको मोटा रहने की जरूरत नहीं है। अंदर वाला मोटा होता है और बाहर वाला पतला होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा देखें तो स्टोमाटा वेरी इन नंबर फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्लांट टू अनदर
एज गिवन बिलो। अलग अलग प्लांट में स्टोमाटा का नंबर भी वेरी करता है। लीव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ और दूसरा होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ध्यान देंगे, एक आइसोबाइलेटरल लीव्स हो गया, दूसरा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। इन आइसोबाइलेटरल लीव्स फाउंड मेनली इन मोनोकॉट्स, या मोनोकॉट्स से पाए जाते हैं, और डॉर्सी वेंट्रल लीव्स पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। किसमें? डाइकॉट्स में। डी से डॉर्सी वेंट्रल और डी से डाइकॉट्स, डी डी। डॉर्सी वेंट्रल पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। माई माई है ना, एम से हो गया क्या? मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, और आई ई से हो गया आइसोबाइलेटरल। तो आइसोबाइलेटरल लीव्स में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मोनोकॉट्स में। और डॉर्सी वेंट्रल लीव्स जो हैं वो पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। और आइसोबाइलेटरल लीव्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा आर फाउंड ऑन अपर एंड लोअर सरफेस। इस आइसोबाइलेटरल लीफ में नाम से ही जाहिर है, आइसो माने कि समान मिला करके। इस आइसोबाइलेटरल लीफ जो मोनोकॉट से पाए जाते हैं उसके अपर सरफेस और नीचे वाले सरफेस, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट्स ऑफ स्टोमाटा पाए जाते हैं, दैट इज इक्वल ऑन बोथ सरफेस। ओके, लेकिन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हो गया डाइकॉट्स, यहाँ नंबर ऑफ स्टोमाटा आर वेरी फ्यू ऑन अपर सरफेस। यहाँ अपर सरफेस पर, ऊपर के सरफेस पर स्टोमाटा जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज फाउंड ऑन लोअर सरफेस। और वहीं पर लोअर सरफेस में इसमें बहुत सारे स्टोमाटा पाए जाते हैं। यानी यहाँ स्टोमाटा जो है मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? डॉर्सी वेंट्रल में, लोअर सरफेस में, और अपर सरफेस में कम पाए जाते हैं कंपैरिजन टू लोअर सरफेस। फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा आर मेनली मींट फॉर गैसियस एक्सचेंज। मेनली यह गैसियस एक्सचेंज करना इसका काम है, यानी कि CO2 को एंड O2 का एक्सचेंज करना। सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपका जो स्टोमाटा है वह फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में पूरा भाग लेता है, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। दे मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ए प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। किस तरह से? थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। एंड मोस्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, ये तो हम लोग जानते ही हैं। टू टाइप्स ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट। स्टोमाटल मूवमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फोटो एक्टिव मूवमेंट और दूसरा होता है स्पोटो एक्टिव मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक मूवमेंट है जिसे क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव, और दूसरे मूवमेंट को कहते हैं स्पोटो एक्टिव मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा आर कंट्रोल्ड बाय लाइट। जो मूवमेंट लाइट के द्वारा कंट्रोल होता है स्टोमाटा का, उसे हम लोग कहते हैं फोटो एक्टिव मूवमेंट। दीज स्टोमाटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, और ऐसे स्टोमाटा दिन के समय में ओपन रहते हैं और रात्रि में क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि दीज आर कंट्रोल्ड बाय लाइट। जैसे ही लाइट पड़ता है तो ये ओपन होते हैं। तो ऐसे स्टोमाटा को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव मूवमेंट। अब स्पोटो एक्टिव मूवमेंट जो होता है, द मूवमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा आर नॉट कंट्रोल्ड बाय लाइट। ये लाइट के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, तो वैसे स्टोमाटा को कहते हैं स्पोटो एक्टिव मूवमेंट। दीज स्टोमाटा रिमेन ओपन एट नाइट, ये रात्रि समय में भी ओपन रहते हैं। दैट इज कैम्प प्लांट्स। कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं ना, कैम्प प्लांट्स, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। स्टोमाटल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटल मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपिरेशन का। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नॉर्मल कंडीशंस में तो यही होता है कि स्टोमाटा जो है वो दिन के समय में खुलता है और रात्रि समय में बंद हो जाता है ना। दिन में शटर खुल गया दुकान का, तो दुकान कौन है? स्टोमाटा का, ठीक है। और रात्रि में शटर बंद। दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा अकर्स मेनली ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। और यह जो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वह टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है, और टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स के चलते होता है।
The inner wall of guard cells are thick and elastic in nature while outer walls are thin. Already known. Following changes are seen during the process. और दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा और दूसरा होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का दो चीज होता है, ओपनिंग होगा चाहे क्लोजिंग होगा। दुकान का दो ही चीज होता है, चाहे तो दुकान ओपन होगा चाहे दुकान क्लोज होगा, ओपन एंड क्लोज। तो जस्ट लाइक शॉप, स्टोमाटा भी ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, दुकान का खुलना। ड्यूरिंग दिस फेनोमेनन, इस फेनोमेना में टर्जिडिटी विद इन गार्ड सेल्स इंक्रीजेज। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कब होगा? जब आपका टर्जिडिटी है वो क्या करेगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, यानी अंदर पानी जाएगा और टर्जिडिटी इंक्रीजेज करेगा, फूलेगा तो प्रेशर बनेगा। ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस के चलते, यानी कि वाटर जो है वो क्या हो रहा है? इस गार्ड सेल्स में प्रवेश कर रहा है। ये जो टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स है, इन दोनों में वाटर प्रवेश करता है ना। फ्लैंकिंग ईच स्टोमाटल एपरेचर और पोर, और यहाँ एपरेचर पोर होता है उसके द्वारा। Then thin outer wall stretch and bulge out, pulling apart the opposite inner thick walls from each other. और ये जो पतले वाल जो होते हैं ना बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ खिंचाते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और ये आसानी से फिर अंदर की तरफ घुस जाता है और ये खुल जाता है दरवाजा। इनर वॉल्स फ्रॉम ए क्रिसेंट शेप, thereby creating a pore or an opening in guard cells of stomata, और इस प्रकार से स्टोमाटा का ओपन होता है, hence making stomata to get open। और इस प्रकार से स्टोमाटा ओपन होता है। वाटर जैसे ही अंदर हुआ कि आपका जैसे बैलून फूलता है ना, वैसे ही ये इसका बाहर वाला लेयर बाहर की तरफ फूला और अंदर वाला ये अंदर की तरफ जाना शुरू करता है, यानी टर्जिडिटी इंक्रीज किया, स्टोमाटा ओपन हुआ। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्लोजिंग। गार्ड सेल्स लूज देयर टर्जिडिटी ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर और अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। और जैसे ही गार्ड सेल्स वाटर को लूज करता है, रात्रि में छोड़ देता है, भाई रात हुआ, ट्रांसपीरेशन का रेट घटा, तो ये वाटर बाहर निकला। जब वाटर निकला, बाहर निकलना, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और वाटर बाहर निकलेगा तो ये जो बाहर वाला जो वाल है वो भी सिकुड़ जाएगा और ये जो गार्ड सेल्स है ये बंद हो जाएंगे, यानी कि स्टोमाटा क्लोज हो गया। द इनर वॉल्स बीइंग थिक एंड इलास्टिक इन नेचर रिगेन देयर ओरिजिनल शेप में आएंगे एंड फाइनली मूव क्लोजर टू मेक द गार्ड सेल्स फ्लैसिड, और गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे यानी कि फ्लैसिड हो जाते हैं। Hence opening of guard cells shut down and stomata close, और गार्ड सेल्स के शट डाउन होने से आपको क्या हो गया? स्टोमाटा क्लोज हुआ, है ना। कैसे शट डाउन हुआ? वाटर जो है वो बाहर निकला, वाटर जब बाहर निकल गया तो आपका गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गया, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हुआ तो स्टोमाटा क्लोज हो गया। बड़ा सिंपल है। ओपन कैसे हुआ? तो वाटर अंदर गया, वाटर अंदर गया तो ये फूल गया, टर्जिडिटी हो गया, सेल फूल गया, गार्ड सेल स्वेल कर गए और ये स्टोमाटा ओपन हो गया। तो बहुत आसान है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग थ्योरीज, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी दी गई जिससे कि इसे एक्सप्लेन किया जा सके। तो फर्स्ट जो थ्योरी दी गई उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक थ्योरी। This theory proposed by Asquender in 1881। फोटोसिंथेटिक थ्योरी जो है स्क्वेंडर साहब के द्वारा 1881 में दिया गया। स्टेट्स दैट क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल सिंथेसाइज सुगर्स बाय फोटोसिंथेसिस which results in increase of osmotic pressure of guard cells, thus endoosmosis occurs and stomata opens। इन्होंने बड़ा सिंपल वे में कहा किया कि क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल्स का होता है वो सिंथेसिस करता है सुगर्स, क्या करता है? सुगर्स बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस, जिसके चलते क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज करता है और इंडोऑस्मोसिस होता है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। सेकंड जो थ्योरी है वो है स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्सन थ्योरी। यह जो थ्योरी है was given by Sare in 1923 and was modified by Stewart in 1964।
1974, ये सैरे साहब के द्वारा दिया गया स्टार्च शुगर थ्योरी जो है, एस से स्टार्च और एस से सैरे, इसके द्वारा दिया गया, और एस से शुगर और मॉडिफाइड किया गया एस से स्टीवार्ड के द्वारा मॉडिफाइड किया गया। और इट इज स्टेटेड दैट गार्ड सेल्स कंटेन स्टार्च, इन्होंने कहा कि गार्ड सेल्स जो है वो स्टार्च कंटेन किए हुए रहते हैं व्हेन स्टोमाटा आर क्लोज, जब स्टोमाटा क्लोज्ड रहते हैं तब। और एट द टाइम ऑफ ओपनिंग स्टार्च इज फाउंड टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और यह देखा गया है कि ओपनिंग के समय में स्टार्च जो है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये दो थ्योरी तो देख लिए, लेकिन आज का मॉडर्न थ्योरी जो है वो है मैलेट और पोटेशियम प्लस आयन पंप थ्योरी। पोटेशियम प्लस आयन पंप थ्योरी, इसी को कहते हैं मैलेट और पोटेशियम प्लस आयन पंप थ्योरी। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी वेयर पुट फॉरवर्ड बाय लेविट इन 1974। यह थ्योरी जो है मैलेट और पोटेशियम प्लस आयन थ्योरी लेविट साहब के द्वारा 1974 में दिया गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी, और यही हमारा मॉडर्न थ्योरी है रिगार्डिंग द स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम प्लस आयंस, इसके अनुसार पोटेशियम प्लस आयंस का एक्यूमुलेशन होता है, जमावड़ा लगता है इन द गार्ड सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में पोटेशियम प्लस जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, गार्ड सेल्स में जमावड़ा लगाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि पीएच इंक्रीज करता है, राइज इन पीएच ड्यूरिंग डे। तो डे में क्या हो गया, पीएच इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया भाई, कि काहे कि पोटेशियम प्लस जो है जमावड़ा लगा दिया, तब प्रशासन को टेंशन पैदा हो गया, तो डे में टेंशन में आ गया। टाइम कॉजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड्स, और उसके बाद स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हुआ और ऑर्गेनिक एसिड बना, स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड बनना शुरू होता है, दैट इज फॉस्फोफेनॉल पायरूवेट, और यह जो बनता है फर्स्ट स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड वह बनता है फॉस्फोफेनॉल पायरूवेट। कैसे बना, पोटेशियम सबसे फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम प्लस आयंस का गार्ड सेल्स में जमावड़ा लगा डे टाइम में, उसके बाद पीएच आपका इंक्रीज कर जाता है, और पीएच इंक्रीज करता है तो आपका ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करता है, क्या, स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड गार्ड सेल्स में, आपका स्टोमाटा में। फॉस्फोफेनॉल पायरूवेट कंबाइंस विथ अवेलेबल CO2, और यह जो फॉस्फोफेनॉल पायरूवेट जो बना ऑर्गेनिक एसिड यह CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है ना, CO2 के साथ कंबाइन करके बनाता है मैलिक एसिड। अब क्या हुआ कि फॉस्फोफेनॉल पायरूवेट प्लस CO2 बना लिया, क्या, मैलिक एसिड दे दिया, और मैलिक एसिड डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस H प्लस एंड मैलेट, और फिर यह मैलिक एसिड्स क्या हुआ, डिसोसिएट्स कर गया, टूट गया, ठीक है ना, डिसोसिएट्स किया, टूट गया और बना H प्लस और मैलेट, H प्लस आयंस और मैलेट बन गया। ओके, अब देखिए द प्रोटॉन H प्लस आर पंप्ड आउट, अब यह प्रोटॉन H प्लस जो बना यह बाहर जाता है, पंप्ड आउट होता है, इसको बाहर निकाला जाता है। चलो भाई तुम बन गया, चलो भागो भागो भागो, H प्लस जो बना उसे बाहर निकाला गया। क्यों, क्योंकि वाटर को अंदर घुसाना है ना, वाटर को अंदर घुसाना है, इसलिए H प्लस को बाहर भगाना, आयन को बाहर भगाना। फ्रॉम द गार्ड सेल्स इनटू द सब्सिडरी सेल्स, ये गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में चले जाते हैं, और जब H प्लस गया तो उसके बदले में दूसरा आयन आता है, वो होता है K प्लस आयंस, है ना, K से कुमार, कुमार माने राजकुमार, है ना, तो फूलेगा कब, जब राजकुमार आवेगा, कुमार आवेगा, तो K प्लस आयंस का क्या होता है, इन होता है, इन होता है K प्लस आयन का, और H प्लस आयंस का क्या होता है, आउट होता है। ओके, देन फ्रॉम द एडजेसेंट सब्सिडरी सेल्स, ये जो एडजेसेंट सब्सिडरी सेल है उससे आपको ये काम होते हैं, यहाँ पर जो K प्लस मौजूद रहते हैं वो क्या किए, गार्ड सेल्स में इंटर किए। द एक्सचेंज ऑफ H प्लस एंड K प्लस आयंस इज फॉलोड बाय द एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन, और इसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस साहब रहते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस जो है जो पूरा कंट्रोल करता है इसको, वो है आपका क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयंस। ये Cl माइनस आयन साहब जो हैं ये ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं जो कि इसे कंट्रोल करते हैं।
into the guard cells with the help of CAMP, ATP and cytokinins। और इसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास बहुत सारा डंडा बंदूक गोली भी रखते हैं, और वो डंडा बंदूक गोली जो उनका है वो है CAMP, ATP और साइटोकाइनिन्स, इनकी मदद से। और इस प्रकार से पोटेशियम प्लस आयंस इमीडिएटली कंबाइन विथ मैलेट, और जैसे ही पोटेशियम प्लस आयंस जो है वो अंदर पहुंचता है वो मैलेट के साथ कंबाइन करता है एंड इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स का कंसंट्रेशन जो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। पोटेशियम प्लस जैसे ही अंदर गया तो मैलेट के साथ कंबाइन किया, क्यों? क्योंकि मैलेट जो है पहले ही हाइड्रोजन प्लस को निकाला है, मैलिक एसिड से हाइड्रोजन प्लस निकला और मैलेट बना है, और उस मैलेट के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया पोटेशियम प्लस साहब, राजकुमार साहब, ठीक है ना। और हाइड्रोजन प्लस को तो बाहर निकाला ही है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर गया गार्ड सेल्स का, और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, एज ए रिजल्ट गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसके चलते the nearby epidermal subsidiary cells swell up and lead to opening of stomata, और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है डार्क में, जब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। यानी स्टोमाटा जो ओपन करता होता है, इस स्टोमाटा ओपन होने में आपको क्या हो गया, पोटेशियम प्लस जो है वो इन करता है और H प्लस जो है वो आउट करता है ना। ये क्लियर हो गया। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन है, आयन, क्लोराइड आयन। तो ये 3 आयन जो है यहां पर काम करते हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा इंटरनल फैक्टर्स। The external factors include the factors that influence the rate of transpiration such as temperature, light, humidity and the speed of wind. और internal factors है, these include the factors that are other than physical factors such as number of stomata, distribution of stomata, percent of open stomata, water status of plant and canopy structures। ये internal factors है जो कि transpiration को affect करते हैं। Ascent of xylem sap driven due to transpiration depends on the following physical properties of water। अब देखते हैं ascent of xylem sap जो होता है वो किसके चलते होता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इस ट्रांसपिरेशन के चलते होता है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पर, एक कोहेशन, कोहेशन क्या होता है मालूम ही आपको, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा अडहेशन, it is the attraction of water molecules to polar surface such as the surface of tertiary elements, ये भी आपको मालूम है। और तीसरा surface tension, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase। इस surface tension के चलते आपको जाइलम सैप का ascent होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एंड वाइटल प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन नेसेसरी है, जरूरी है, और यह एक वाइटल प्रोसेस है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के शेप और स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी है। बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड, और इससे सेल्स क्या होता है, टर्जिड होता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड कूलिंग इफेक्ट्स, और प्लांट्स को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और उसको ठंडा रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन सप्लाइंग वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वाटर के सप्लाई में भी आपको मदद करता है ट्रांसपिरेशन। हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप दैट इज क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो इस प्रकार से हम लोग यहां देखें ट्रांसपिरेशन। ओके, थैंक यू।